नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एडी एजुकेशन में। पटवारी, एमपीएसआई और फॉरेस्ट गार्ड की आपकी हिंदी की बेस्ट सीरीज चल रही है। उसमें हमने आपके वर्णमाला जो टॉपिक था उसको कवर किया है। हम एमसीक्यू बेस्ड ये सीरीज कर रहे हैं। इसके अंतर्गत हमारा आज का जो टॉपिक है वो है समास। समास की फर्स्ट क्लास है जो एमसीक्यू बेस्ड होगी। इससे पहले वर्णमाला की क्लास आपकी हो चुकी है, जिसमें वर्णमाला की 4 क्लास में आपके 80 प्रश्न हो चुके हैं। एक क्लास में 20 प्रश्न, तो 4 क्लास में आपके 80 प्रश्न हो चुके हैं। तो चलते हैं हमारी आज की समास की क्लास में। देखते हैं हमारा समास का पहला प्रश्न। ठीक है, ये समास की टॉप एमसीक्यू की क्लास है हमारी। इसमें महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह हमने किया है। वन रक्षक, पटवारी और एमपीएसआई के लिए आपकी क्लास है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है। और इसकी फ्री पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल से प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, टेलीग्राम चैनल आप एडी एजुकेशन सर्च करेंगे तो वहां पर टेलीग्राम पर जाकर आप हमारी फ्री पीडीएफ एडी एजुकेशन ज्वाइन करके प्राप्त कर सकते हैं। उसके अलावा यदि आप ऐसा नहीं कर पाते हैं तो टेलीग्राम चैनल की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी है, वहां जाकर आप उस लिंक पर क्लिक करेंगे तो हमारे टेलीग्राम चैनल एडी एजुकेशन पर पहुंच जाएंगे। वहां से ज्वाइन करके आप हमारी जितनी भी पुरानी क्लासेस वहां पर अपलोड की हुई है वो, साथ ही आप हमारा क्लासों का शेड्यूल और फ्री पीडीएफ के साथ साथ क्विज भी आप वहां से प्राप्त कर सकते हैं। तो चलते हैं हमारे आज के पहले प्रश्न पर। समाज से संबंधित पहला प्रश्न है। पहला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन सा समास का भेद नहीं है? ठीक है, प्रश्न नंबर 1 है आपका। इसका पहला ऑप्शन है अव्ययी भाव समास, दूसरा है द्वंद्व समास, तीसरा है द्विगु समास और चौथा है कर्म कारक समास। प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है, साथ ही उसके उत्तर को भी ध्यान से पढ़ना है। तो प्रश्न नंबर 1 हमसे पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा समास का भेद नहीं है। यहाँ पर हमको प्रश्न पढ़ लेना है और ध्यान से पढ़ना है, कौन सा समास का भेद नहीं है। तो आप सभी को पता होगा कि समास क्या होता है। ठीक है, समास का अर्थ क्या होता है ये आप सभी को पता होगा। यदि नहीं पता है तो आप यहाँ से आज पता कर लेंगे। समास का अर्थ होता है संक्षेप। ठीक है, क्या होता है समास का अर्थ? संक्षेप। समास का अर्थ होता है संक्षेप करना। और समास की यदि हम परिभाषा दें तो दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से बने पदों को क्या कहते हैं? हम समास कहते हैं। वर्णमाला और समास। ठीक है, तो वर्ण माला में आपके जो क्वेश्चन हुए थे, ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके समास में भी हम आपके लिए लेकर आए हैं। ठीक है, तो वर्णमाला की क्लास आप पिछली जो क्लासें हैं वो जाके वहां पर देख सकते हैं हमारे यूट्यूब चैनल एडी एजुकेशन से। और समास की क्लास आज पहली क्लास है, तो आप इसको रेगुलर अटेंड करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। प्रत्येक टॉपिक हम इसमें आपका लेने वाले हैं और उनसे रिलेटेड जो पिछली परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न, ऐसे व्यापम के पूछे गए प्रश्न जो है वो हम इस सीरीज में आपके लिए लेकर आ रहे हैं। और आगे जिनके आने की संभावना है ऐसे प्रश्नों का भी समावेश इस सीरीज में हमने किया है। तो समास का अर्थ क्या होता है? आपका संक्षेप करना। और समास की परिभाषा हो गई, दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से बने पदों को समास कहते हैं। ठीक है, संधि किसे कहते हैं? तो संधि कहते हैं दो वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। तो दो वर्णों का मेल संधि कहलाता है और दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से बने पदों को हम कहते हैं समास। तो इन दोनों परिभाषाओं में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अब आपको यहाँ पर एक वर्ड आया होगा पद, एक शब्द जो आया है पद, कि दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से बने पदों को समास कहते हैं। तो पद क्या होता है? तो जब हम शब्दों का प्रयोग वाक्य में कर लेते हैं तो आपका पद कहलाता है। क्या कहलाता है? पद कहलाता है। जैसे हमने किया कि मोहन जा रहा है, मोहन जा रहा है, मोहन जा रहा है। तो जब शब्दों का प्रयोग हम वाक्य में कर लेते हैं तो ये आपके क्या कहलाते हैं? पद कहलाते हैं। ठीक है, तो ये आपका मोहन जो हो गया पद हो गया, और जा रहा है ये भी आपका आपका जो हो जाएगा ये हो जाएगा पद। तो जब शब्दों का प्रयोग हम वाक्य में कर लेते हैं तो वो क्या कहलाता है? आपका पद कहलाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है, यहाँ पूरा हम आपको इसको डिटेल करके और इसका आंसर बताने वाले हैं। तो आपको इस समास की क्लास को छोड़ना नहीं है। ठीक है, रेगुलर हमारी क्लास होने वाली, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है। अब यहाँ पर हमसे प्रश्न पूछा है कि समास का कौन सा भेद नहीं है। तो समास की परिभाषा हमने देख ली कि दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से बने पदों को समास कहते हैं। समास के प्रकार कितने होते हैं? ठीक है, तो आपको यहाँ से दो प्रश्न बनते हैं। पद प्रधानता के आधार पर समास के 4 प्रकार होते हैं। ठीक है, और अगर साधारणतः हम देखें तो आपके समास जो होते हैं वो 6 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? तो आपका अव्ययी भाव समास हो जाता है, तत्पुरुष समास हो जाता है, कर्मधारय समास हो जाता है, द्विगु समास हो जाता है, द्वंद्व समास हो जाता है और बहुब्रीहि समास हो जाता है। इस प्रकार समास के आपके 6 प्रकार हैं। तो यहाँ पर पूछा है कौन सा समास का भेद नहीं है।
तो यहाँ पर देखें तो अव्ययी भाव समास जैसा कि हमने आपको बताया समास का भेद है, द्वंद्व समास जो है वो भी समास का भेद है और द्विगु समास भी समास का भेद है। अब यहाँ पर कर्म धाराएं होता तो वह भी समास का भेद हो जाता, लेकिन यहाँ पर क्या लिख रखा है, कर्म कारक समास, जो कि समास का भेद नहीं है। तो हमारा जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, चौथा वाला ऑप्शन। ठीक है, यहाँ पर तीनों तो भेद है लेकिन हमसे पूछा है कौन सा नहीं है, तो कर्म कारक समास इसका सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है जलहीन में कौन सा तत्पुरुष समास है। ठीक है, प्रश्न क्या पूछा है, जलहीन में कौन सा तत्पुरुष समास है, ये आपको बताना है। पहला ऑप्शन इसका है कर्म तत्पुरुष, दूसरा है अधिकरण तत्पुरुष, तीसरा है अपादान तत्पुरुष और चौथा है करण तत्पुरुष। ठीक है, तो तत्पुरुष समास को किस प्रकार पहचानेंगे हम। ठीक है, तो तत्पुरुष समास जो है ये पूरा कारक चिन्हों पर चलता है। किस पर चलता है, कारक चिन्ह पर। ठीक है, तो कारक चिन्ह हम आपको बताएंगे और कारक के नाम भी यहाँ पर बताएंगे। तो देखते हैं हम कारक चिन्ह और कारक के नाम क्या क्या होते हैं। तो आपने पढ़ा ही होगा कि कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, ठीक है, संप्रदान कारक, अधिकरण कारक, संबोधन कारक, इस प्रकार के आपके कारक होते हैं। ठीक है, तो इसके अंतर्गत जो तत्पुरुष समास है इसमें हम कर्ता कारक का विभक्ति चिन्ह नहीं लेते हैं, ऐसे ही संबोधन कारक का विभक्ति चिन्ह भी इसमें नहीं लेते हैं। बाकी आपके सारे कारक और उनके विभक्ति चिन्ह तत्पुरुष समास के अंतर्गत आते हैं। अब बात आती है कारक कितने प्रकार के होते हैं, तो 8 प्रकार के होते हैं, उनमें से 2 हम समास में तत्पुरुष समास में नहीं लेते हैं, तो आपके 6 कारक जो है तत्पुरुष समास के अंतर्गत हम लेंगे। तो यहाँ पर जलहीन में कौन सा तत्पुरुष समास है ऐसा पूछा है। जलहीन में समास तो तत्पुरुष है लेकिन कौन सा तत्पुरुष है। ठीक है, कर्म तत्पुरुष, करण तत्पुरुष, अधिकरण तत्पुरुष, अपादान तत्पुरुष या करण तत्पुरुष। ठीक है, तो यहाँ पर हमको देखना है जलहीन। जलहीन आपका एक सामासिक पद है जिसे हम समस्त पद भी कहते हैं। ठीक है, इसका जब विग्रह करेंगे हम, इसको तोड़ेंगे तो वह आपका कहलाएगा समास विग्रह। ठीक है, तो जलहीन क्या है, आपका सामासिक पद या इसे हम समस्त पद भी कह सकते हैं, और जब इसको तोड़ेंगे हम या विग्रह करेंगे इसका, तो यह आपका हो जाएगा समास विग्रह। तो जलहीन में कौन सा तत्पुरुष समास है आपको बताना है। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा, तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो क्या होगा, ये आपको बताना है। तो देखते हैं इस प्रश्न का सही आंसर क्या होने वाला है। तो जलहीन में कौन सा आपका समास होगा, तो जलहीन में जो समास होगा वो कौन सा होगा, तो जलहीन, जल से हीन, से हीन यानी अलग का भाव हो रहा है, अलग होने का भाव हो रहा है यहाँ पर, और अलगाव का भाव यहाँ पर आ रहा है। तो कर्ता ने, कर्ता का जो विभक्ति चिन्ह है वो है ने, तो इसको तो हमको लेना नहीं है क्योंकि समास के अंतर्गत कर्ता नहीं आता है। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से अलग, यानी जल से अलग हो रहा है, जलहीन यानी जल से हीन अलग हो रहा है, तो अपादान से अलगाव का भाव आ रहा है यहाँ पर। तो कौन सा विभक्ति चिन्ह आ रहा है, से, तो अपादान तत्पुरुष इसके अंतर्गत होगा, यानी कि जो तीसरा वाला ऑप्शन रहेगा वही इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तीसरे वाले प्रश्न के साथ हम ऑप्शन के साथ हम जाएंगे, वही इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है मृगनयन में कौन सा समास है। द्वंद्व समास है, कर्मधारय समास है, तत्पुरुष समास है या द्विगु समास है। इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा, यह आपको बताना है। तो मृगनयन आपका फिर से सामासिक पद है, इसका समास विग्रह हम करेंगे तभी हमको समास का नाम आएगा। ठीक है, तो मृगनयन में कौन सा समास होगा, तो द्वंद्व समास। ठीक है, द्वंद्व समास मृगनयन में नहीं होगा क्योंकि द्वंद्व समास में आपके विभक्ति चिन्ह का प्रयोग नहीं होता है, द्वंद्व समास में योजक चिन्ह का प्रयोग होता है। इसी प्रकार कर्मधारय समास को पहचानने का तरीका क्या होता है वो हम आपको बताएंगे। तत्पुरुष समास यहाँ पर नहीं होगा क्योंकि इसमें विभक्ति चिन्ह आते हैं, और मृगनयन का समास विग्रह करने पर कोई विभक्ति चिन्ह नहीं आएगा। और द्विगु समास में प्रथम पद संख्यावाची होता है, तो यहाँ पर संख्यावाची भी प्रथम पद नहीं है। ठीक है, तो चौथा वाला ऑप्शन भी नहीं आएगा, एकमात्र ऑप्शन बच जाएगा दूसरा, वही इस प्रश्न का सही आंसर होगा। कैसे होगा ये बताते हैं। मृगनयन का हम समास विग्रह करेंगे तो क्या होगा इसका समास विग्रह, मृगनयन का यदि समास विग्रह हम करते हैं तो मृगनयन का समास विग्रह हो जाता है मृग के समान नयन, के समान नयन। तो इसमें आपको ऐसे चिन्ह पहचानना है जैसे मृग के समान नयन, तो के समान जहां पर आ जाएगा वहां पर आपका कर्मधारय समास हो जाएगा। ठीक है, या फिर है जो रूपी इस प्रकार आ जाएगा वहां पर भी कर्मधारय समास होगा। तो यहाँ पर क्या आ रहा है आपका के समान, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा कर्मधारय समास, मृग के समान नयन अर्थात कर्मधारय समास इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, प्रत्येक परमेश्वर लंबोदर में क्रमशः कौन सा समास होगा। ऐसे प्रश्न भी बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं आपके परीक्षा की दृष्टि से। पहला ऑप्शन है अव्ययी भाव,
कर्मधारय बहुव्रीहि, दूसरा है बहुव्रीहि अव्ययी भाव कर्मधारय, तीसरा है कर्मधारय बहुव्रीहि और अव्ययी भाव, और चौथा है द्वंद्व बहुव्रीहि और अव्ययी भाव। इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा ये आपको बताना है। तो प्रत्येक में कौन सा समास होगा, परमेश्वर में कौन सा समास होगा और लंबोदर में कौन सा समास होगा ये आपको बताना है। ठीक है, तो प्रत्येक में यदि हम इसका संधि विच्छेद करते हैं तो प्रतिधन एक बराबर क्या हो जाता है आपका, प्रतिधन एक बराबर हो जाएगा आपका प्रत्येक, क्या हो जाएगा प्रत्येक। अब प्रत्येक में यदि हम इसका संधि विच्छेद करते हैं तो प्रति यहाँ पर है आपका उपसर्ग। तो आपको अव्ययी भाव समास को कैसे पहचानना है, अव्ययी भाव समास में या तो उपसर्ग आता है या एक जैसे शब्द आते हैं, यानी पुनरावृत्ति वाले शब्द अव्ययी भाव समास के अंतर्गत आते हैं, चाहे उनके बीच में योजक चिन्ह का प्रयोग हो। जैसे गांव गांव, जैसे हम लिखते हैं गांव गांव, तो बहुत सारे क्लासों में आपको ऐसा बताया होगा कि यदि योजक चिन्ह आ जाए तो वहां आपका कौन सा समास हो जाएगा, द्वंद्व समास। लेकिन यहाँ पर द्वंद्व समास नहीं होगा क्योंकि पुनरावृत्ति वाले शब्द हैं, एक जैसे शब्द हैं गांव गांव, इसके बीच में योजक चिन्ह है लेकिन फिर भी ये पुनरावृत्ति वाला शब्द है और एक जैसे शब्द है, इसलिए ये अव्ययी भाव समास में आएंगे। उसके अलावा हम देखें तो शहर शहर, शहर शहर, तो ये भी आपके पुनरावृत्ति वाले शब्द हैं, ये भी आपके काय में आएंगे, ये आएंगे आपके अव्ययी भाव समास में। यदि हम बात करें माता पिता, ठीक है, तो ये पुनरावृत्ति वाले शब्द नहीं है, ये आपके माता पिता, तो ये आपके द्वंद्व समास के अंतर्गत चला जाएगा, लेकिन इसमें भी योजक चिन्ह का प्रयोग हो रहा है तो कंफ्यूज नहीं होना है। पुनरावृत्ति वाले शब्द आपके अव्ययी भाव में आते हैं और आपके जो विलोम होते हैं या जिनके विग्रह करने पर माता और पिता, ठीक है, वगैरह इत्यादि इनका प्रयोग हो तो वहां पर आपका जो हो जाता है द्वंद्व समास हो जाता है। आगे उसके बारे में विस्तृत हम चर्चा करेंगे प्रश्न पर। फिलहाल इस प्रश्न पर हम देखते हैं कि इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा। तो प्रत्येक पर चलते हैं। प्रत्येक में प्रति आपका उपसर्ग हो गया, तो अभी हमने आपको बताया जहां पर उपसर्ग आ जाए वहां पर आपका कौन सा होगा, अव्ययी भाव समास। ठीक है, तो यहाँ पर प्रत्येक हो गया आपका अव्ययी भाव। परमेश्वर की बात करें तो इसका जब समास विग्रह करेंगे तो परम है जो ईश्वर, हमने आपको अभी बताया कर्मधारा में या तो के समान या है जो या रूपी इस प्रकार आता है। तो परमेश्वर परम है जो ईश्वर, तो यहाँ पर आपका इसमें हो जाएगा कर्मधारा है। और लंबोदर, तो लंबोदर का समास विग्रह यदि हम करेंगे तो लंबा है उदर जिसका, अर्थात भगवान श्री गणेश। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा बहुब्रीहि। बहुब्रीहि समास में ये ध्यान रखना है आपको, इसमें ना तो प्रथम पद प्रधान होता है ना ही द्वितीय पद प्रधान होता है, इसमें अन्य ही कोई तीसरा पद प्रधान होता है। जैसे इसका समास विग्रह करेंगे तो लंबोदर का समास विग्रह होगा लंबा है उदर जिसका, अर्थात भगवान श्री गणेश, अर्थात इसमें कोई तीसरा ही पद प्रधान होगा, तो यहाँ पर आपका बहुब्रीहि समास हो जाएगा। तो पहले वाला ऑप्शन है वही इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा कि प्रत्येक में तो हो गया अव्ययी भाव, परमेश्वर में हो गया कर्मधारय और लंबोदर में हो गया बहुब्रीहि। ठीक है, तो पहले वाले ऑप्शन के साथ जाएंगे हम, वही हमारा सही आंसर रहेगा। अगला प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। निम्न में से कौन सा एक द्वंद्व समास का उदाहरण नहीं है? प्रश्न ध्यान से पढ़ना है, यहाँ क्या पूछा है, नहीं है। इसका पहला ऑप्शन यदि हम देखें तो ठंडा गर्म, दूसरा है धर्मवीर, तीसरा पाप पुण्य और चौथा है नर नारी। ठीक है, तो ठंडा गर्म में योजक चिन्ह का प्रयोग हो रहा है, पाप पुण्य में योजक चिन्ह का प्रयोग हो रहा है, नर नारी में भी योजक चिन्ह का प्रयोग हो रहा है। तो यहाँ पर हमको देख लेना है कि इसमें कोई पुनरावृत्ति वाला शब्द नहीं है, अर्थात अव्ययी भाव में तो ये जाएगा नहीं। विलोम पद यहाँ पर आ रहे हैं, जैसे ठंडा का गर्म, पाप का पुण्य, नर का नारी, तो विलोम पद जहां आ जाए वहां आपके द्वंद्व समास हो जाते हैं। तो यदि इसका विग्रह करेंगे तो ठंडा और गर्म, पाप और पुण्य, नर और नारी, इस प्रकार इसका विग्रह होगा। ठीक है, तो ये तीनों आपके द्वंद्व में चल जाएंगे। तो यहाँ पूछा है कौन सा द्वंद्व का नहीं है, तो धर्मवीर अर्थात धर्म में वीर, ये तत्पुरुष में चल जाएगा, यानी कि जो दूसरा वाला ऑप्शन होगा वही हमारा इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। ये तीनों ऑप्शन गलत हो जाएंगे क्योंकि ये तो द्वंद्व में आते हैं, जो द्वंद्व में नहीं आता है वो पूछा है। तो धर्म में वीर ये तत्पुरुष का है, तो यहाँ पर धर्मवीर इसका सही आंसर हो जाएगा। अब द्वंद्व के भी आपके तीन प्रकार होते हैं, इतरेत्तर द्वंद्व, वैकल्पिक द्वंद्व और समाहार द्वंद्व। इतरेत्तर द्वंद्व में आपका जो आ जाता है और के द्वारा आपका समास विग्रह होता है, वैकल्पिक में इत्यादि वगैरह इस प्रकार का समास विग्रह होता है। इसी प्रकार समाहार द्वंद्व में भी समास विग्रह करने पर इसमें आपको अलग अलग प्रकार से समास मिल जाएंगे, तो वगैरह इत्यादि और इस प्रकार से इनके समास विग्रह होते हैं। तो द्वंद्व समास में भी आपके तीन प्रकार मिल जाते हैं। यदि ऐसा प्रश्न आता है कि कौन सा द्वंद्व है, उसमें ऑप्शन में आपको इतरेत्तर
वैकल्पिक या समाहार दे तो इस प्रकार लगाना है आपको आंसर, अन्यथा उसमें द्वंद्व समास ही आंसर लगाना है। अगले प्रश्न का रुख करते हैं। अगला प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। निम्न में राजा प्रजा का सही समास विग्रह है। अब राजा प्रजा क्या है यहाँ पर आपका, ये जो हो जाता है वो हो जाता है सामासिक पद। क्या है, सामासिक पद। ये है आपका सामासिक पद। इसको हम क्या कहते हैं, इसको समस्त पद भी हम कहते हैं। क्या कहते हैं, समस्त पद। अब इसका समास विग्रह हमको करना है तो पहला ऑप्शन दिया है राजा और प्रजा, दूसरा है राजा का प्रजा, तीसरा राजा से प्रजा, चौथा राजा के लिए प्रजा। तो ये तीनों आपके हो जाते हैं तत्पुरुष के, तो ये तीनों यहाँ पर नहीं होंगे। राजा और प्रजा, तो ये आपका क्या हो जाएगा, द्वंद्व समास का उदाहरण हो जाएगा। तो राजा प्रजा का सही समास विग्रह क्या हो जाएगा, राजा और प्रजा, ना कि राजा का प्रजा या राजा से प्रजा या राजा के लिए प्रजा। राजा और प्रजा इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, यथा संभव में कौन सा समास है। कर्मधारय है पहला ऑप्शन, दूसरा है अव्ययी भाव समास, तीसरा है बहुब्रीहि समास और चौथा है तत्पुरुष समास। ठीक है, तो यथा संभव में कौन सा समास होगा ये हमको बताना है। तो आपको फिर से हम बताते हैं यहाँ पर यथा संभव। ठीक है, तो इसका यदि हम संधि विच्छेद करते हैं तो यथा संभव इस प्रकार इसका संधि विच्छेद होता है। तो यथा यहाँ पर क्या आ जाएगा, आपका उपसर्ग आ जाएगा। तो यहाँ पर यथा संभव आपका कौन सा चल जाएगा, अव्ययी भाव समास। अब इसका समास विग्रह करेंगे तो यथा संभव यानी संभव के अनुसार। इसी प्रकार एक और वर्ड है आपका, एक और शब्द है यथाशक्ति, तो शक्ति के अनुसार, वो भी अव्ययी भाव में चला जाएगा। फिलहाल हमसे पूछा यथा संभव, तो ये तो ना तो आपका कर्मधारय में जाएगा, ना बहुब्रीहि में, ना ही तत्पुरुष में। आपको ध्यान रखना है इसका आंसर तत्पुरुष नहीं लगाना है, क्योंकि ये अव्ययी भाव समास के अंतर्गत आता है। यहाँ पर यथा आपका जो है उपसर्ग है और उपसर्ग अव्ययी भाव के अंतर्गत आते हैं। अगले प्रश्न का रुख करते हैं। अगला प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट बन जाता है परीक्षा की दृष्टि से। निम्न में कौन सा एक पद अव्ययी भाव समास नहीं है। फिर से यहाँ पूछ लिया है कौन सा एक पद अव्ययी भाव समास नहीं है। भरपेट, स्नान घर, प्रतिदिन या अनुरूप। तो भरपेट में यदि समास विग्रह करेंगे तो पेट भरकर, इस प्रकार इसका समास विग्रह होगा। ठीक है, स्नान घर का समास विग्रह करेंगे तो स्नान के लिए घर, इस प्रकार इसका समास विग्रह होगा। प्रतिदिन का समास विग्रह करेंगे तो एक एक दिन या फिर प्रत्येक दिन, इस प्रकार इसका समास विग्रह होगा। और अनुरूप, अनुरूप का समास विग्रह करेंगे तो रूप के अनुसार, इस प्रकार इसका समास विग्रह होगा। तो अव्ययी भाव समास कौन सा नहीं है, तो भरपेट। अब बात करते हैं हम इसको पहचानने की। तो अव्ययी भाव समास को किस प्रकार पहचानते हैं, हमने आपको बताया, या तो पुनरावृत्ति वाले शब्द आ जाते हैं जैसे गांव गांव, शहर शहर, गली गली, इस प्रकार, या फिर उपसर्ग आ जाते हैं, वहां आपका अव्ययी भाव समास होता है। तो भरपेट में भर उपसर्ग है, प्रतिदिन में प्रति उपसर्ग है और अनुरूप में अनु उपसर्ग है। स्नान घर में स्नान आपका उपसर्ग नहीं होता। ठीक है, तो स्नान घर इसका समास विग्रह करेंगे तो स्नान के लिए घर, ये तत्पुरुष में चला जाएगा। तो अव्ययी भाव कौन सा नहीं है, तो स्नान घर इसका सही आंसर आ जाएगा। दूसरे वाले ऑप्शन के साथ जाएंगे हम, वही हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं, कामचोर में कौन सा समास है। अव्ययी भाव, द्विगु, तत्पुरुष या फिर बहुब्रीहि। इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा ये आपको बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर चार ऑप्शन आपको दे रखे हैं। इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो क्या होगा ये आपको बताना है। कामचोर में कौन सा समास है, इस प्रकार आपको इसका सही आंसर बताना है कि कामचोर में कौन सा समास होगा। तो कामचोर का यदि समास विग्रह हम करते हैं तो कामचोर का समास विग्रह होता है काम से या कार्य से जी चुराने वाला। क्या कहलाता है आपका, कामचोर कहलाता है। तो काम से जी चुराने वाला, तो से यहाँ पर आ रहा है, अर्थात विभक्ति चिन्ह आ रहा है और ये तत्पुरुष समास का होगा। तो यहाँ पर तीसरे वाले ऑप्शन के साथ हम चल जाएंगे, वही हमारा सही आंसर हो जाएगा। अब यदि इस प्रश्न का आंसर हमें नहीं पता है, ठीक है, और हमको ये भी नहीं पता चल रहा है कि कौन सा समास होगा, तो हम इसको कैसे पहचान लेंगे, ये तरीका भी हम आपको बताते हैं। कामचोर में कौन सा समास होगा, तो कामचोर में समास विग्रह करेंगे हम तो काम से जी चुराने वाला होगा, ये इसका समास विग्रह हो जाएगा। लेकिन यदि हमको समास विग्रह करना भी वहां पर नहीं आ रहा है परीक्षा में, तो हम इसका आंसर किस प्रकार देंगे ये हम आपको बताने वाले। तो अव्ययी भाव समास में या तो उपसर्ग होता है या पुनरावृत्ति वाले शब्द होते हैं। तो यहाँ ना तो पुनरावृत्ति हो रही है, ना ही काम आपका उपसर्ग है, तो अव्ययी भाव समास तो यहाँ पर होगा नहीं। पहला ऑप्शन हो जाता है आपका गलत। ठीक है, अब द्विगु समास को यदि हम पहचानने की बात करें तो यह हमको पता है कि द्विगु समास में प्रथम पद संख्यावाची विशेषण होता है और दूसरा पद विशेष्य होता है। तो यहाँ पर प्रथम पद संख्यावाची तो हो ही नहीं, है ही नहीं, क्योंकि काम में कोई संख्या नहीं है।
तो द्विगु भी यहाँ पर नहीं होगा। अब बचते हैं तत्पुरुष और बहुब्रीहि। तो बहुब्रीहि में हमने आपको बताया कि इसमें ना तो प्रथम पद प्रधान होता है, ना ही द्वितीय पद प्रधान होता है, इसमें अन्य या कोई तीसरा ही पद प्रधान होता है, जैसे लंबोदर अर्थात लंबा है उदर जिसका, अर्थात भगवान श्री गणेश। ठीक है, तो यहाँ पर बहुब्रीहि समास भी नहीं होगा क्योंकि कामचोर में कोई तीसरा पद प्रधान नहीं है। तो आपके सामने एक ऑप्शन निकल कर आ जाएगा और वो हो जाएगा तत्पुरुष। तो इसका आंसर हम ए से भी लगा सकते हैं। अगले प्रश्न का रुख करते हैं। अगला प्रश्न है 10वां प्रश्न, निम्न में से कौन सा एक बहुब्रीहि समास है? नवरत्न, प्रतिदिन, नीलकंठ या गुरुदेव? तो नवरत्न में आपका आ जाएगा नव, तो ये आपका द्विगु में चल जाएगा क्योंकि नव यानी 9। ठीक है, तो यहाँ पर आपका संख्यावाची आ गया। प्रतिदिन अव्ययी भाव हमने आपको कभी से बता रखा है क्योंकि इसमें प्रति उपसर्ग है, और आपका गुरुदेव भी इसके अंतर्गत नहीं आएगा। एकमात्र ऑप्शन बच जाएगा नीलकंठ। इसका समास विग्रह हम आपको करके बताते हैं। नीला है कंठ जिसका, और नीला कंठ किसका होता है? भगवान शिव जी का। ठीक है, तो नीला है कंठ जिसका अर्थात भगवान शिव। इसमें ना तो प्रथम पद प्रधान है, ना द्वितीय पद प्रधान है, इसमें अन्य या तीसरा ही कोई पद प्रधान है, तो बहुब्रीहि समास के अंतर्गत जाएगा। और हमसे वही पूछा है कि बहुब्रीहि समास कौन सा है, तो नीलकंठ इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है चतुर्भुज में कौन सा समास है? ऐसे प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं परीक्षा की दृष्टि से, और इनमें बहुत ही कंफ्यूजन होता है क्योंकि इसमें आपको दोनों ऑप्शन मिलेंगे। चतुर्भुज में आपको द्विगु वाला ऑप्शन भी मिलेगा और बहुब्रीहि वाला ऑप्शन भी मिलेगा। तो आपको इसका सही आंसर क्या देना है ये हम आपको बताने वाले हैं आज के इस सेशन में। तो चतुर्भुज में कौन सा समास होगा? द्विगु, कर्मधारय, बहुब्रीहि या तत्पुरुष? तो तत्पुरुष तो यहाँ से समाप्त हो जाता है। क्यों? क्योंकि चतुर्भुज का यदि समास विग्रह करेंगे हम, तो यहाँ पर आपका कोई इसमें विभक्ति चिन्ह नहीं आएगा। ठीक है, बहुब्रीहि और कर्मधारय, तो कर्मधारय इसके अंतर्गत नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि चतुर्भुज में के समान है जो या रूपी, इस प्रकार का इसमें कोई विग्रह करने पर शब्द नहीं आ रहा है। अब बच जाते हैं द्विगु और बहुब्रीहि। तो चतुर्भुज, चतुर यानी 4। ठीक है, तो चतुर्भुज तो इस प्रकार आपका इसका आंसर लगा देंगे। क्या लगा देंगे? द्विगु। लेकिन इसका आंसर द्विगु नहीं लगाना है, यहाँ पर हमको ध्यान रखना है। चतुर्भुज यदि इस प्रकार के शब्द आए चतुर्भुज, तो चतुर्भुज यानी 4 भुजाओं वाले, अर्थात कौन होते हैं 4 भुजाओं वाले? भगवान विष्णु। यहाँ पर कोई अन्य तीसरा अर्थ निकलता है तो यहाँ पर बहुब्रीहि इसका आंसर हमको लगाना है, ना कि द्विगु लगाना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बहुब्रीहि। यदि बहुब्रीहि ऑप्शन में नहीं दे तो फिर आप द्विगु पर चल सकते हैं, क्योंकि चतुर्भुज यानी 4 भुजाओं का समूह, ये भी आपका चतुर्भुज होता है। तो प्रथम पद संख्यावाची विशेषण हो गया और दूसरा पद विशेष हो गया, तब आप इसका आंसर द्विगु ले सकते हैं। लेकिन यदि द्विगु के साथ बहुब्रीहि दिया है तो आप बहुब्रीहि को ही प्रायोरिटी इसमें देंगे, प्राथमिकता देंगे। तो तीसरे वाले ऑप्शन के साथ जाएंगे हम, वही इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न त्रिलोक में कौन सा समास है? बहुब्रीहि, द्वंद्व, द्विगु या कर्मधारा? यह भी बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपका। त्रिलोक में कौन सा समास होगा? ठीक है, 12वां प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है। इसका सही आंसर क्या होगा वह आपको बताना है कि त्रिलोक में कौन सा समास होगा। ठीक है, इसका सही आंसर क्या होगा यह आपको बताना है। तो त्रिलोक का यदि हम समास विग्रह देखते हैं तो त्रिलोक का समास विग्रह क्या होगा? अब आपसे एक प्रश्न है कि त्रिलोक यहाँ पर क्या है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? त्रिलोक का आंसर हो जाएगा कि त्रिलोक इसमें क्या है, तो ये है आपका समस्त पद, जिसे हम सामासिक पद कहते हैं। अब इससे समास पूछा है कौन सा, तो त्रिलोक 3 लोकों का समूह। ठीक है, 3 लोकों का समूह, या प्रथम पद संख्यावाची विशेषण है और दूसरा पद विशेष्य है, तो यह आपका किस में चल जाएगा? ये चल जाएगा आपका द्विगु समास में, ना कि बहुब्रीहि, द्वंद्व और कर्मधारय में। ठीक है, तो पहला गलत, आपका दूसरा भी गलत और चौथा भी गलत, तीसरे वाले ऑप्शन के साथ हम जाएंगे, वही इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा एक समास का भेद नहीं है? बहुब्रीहि, तत्पुरुष, उपसर्ग या द्विगु? ठीक है, तो पहले हमने आपको बताया पहले के प्रश्न में कि समास की परिभाषा क्या होती है और कितने भेद होते हैं इसके, यहाँ पर हम इनको लिख देते हैं। ठीक है, तो समास की परिभाषा भी हम यहाँ पर लिख देते हैं। आपकी समास की परिभाषा क्या होती है? समास की परिभाषा की यदि हम बात करें तो दो से अधिक शब्दों के दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से बने पदों को, दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से बने पदों को, मेल से बने पदों को क्या कहते हैं? हम समास कहते हैं। मेल से बने पदों को समास कहते हैं। समास
कहते हैं। क्या कहते हैं? समास कहते हैं। ठीक है, तो दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से बने पदों को समास कहते हैं। समास के प्रकार या भेद की बात करें हम, तो समास के प्रकार, कितने प्रकार के समास होते हैं? तो ये आपका 6, सामान्यतः 6 होते हैं, और यदि पद प्रधानता के आधार पर पूछे तो 4 आपको आंसर बताना है। तो समास के प्रकार, पहला हो जाता है आपका अव्ययी भाव समास, अव्ययी भाव समास। ठीक है, दूसरा हो जाता है आपका, कौन सा हो जाता है दूसरा? दूसरा हो जाता है तत्पुरुष समास। क्या हो जाता है? तत्पुरुष समास। तीसरा कौन सा हो जाता है आपका? कर्मधारय समास, कर्मधारय समास। और चौथा कौन सा हो जाता है आपका? तो चौथा हो जाता है द्विगु समास, चौथा हो जाता है द्विगु समास। पांचवा कौन सा हो जाता है? तो पांचवा हो जाता है द्वंद्व समास। और छठा हो जाता है आपका बहुव्रीहि समास। क्या हो जाता है? बहुव्रीहि समास। छठा क्या हो जाता है आपका? बहुव्रीहि समास। ठीक है, तो इस प्रकार ये आपके समास के प्रकार होते हैं। और यहाँ पर हम आपको ये भी बता देते हैं कि पद प्रधानता के आधार पर, पद प्रधानता के आधार पर यदि पूछे आपसे, पद प्रधानता के आधार पर यदि पूछे तो इसका आंसर लगाना है पद प्रधानता के आधार पर आपके होते हैं 4। ठीक है, पद प्रधानता के आधार पर 4 होते हैं, और सामान्यतः समास के 6 प्रकार होते हैं। तो यहाँ पर पूछा है कौन सा समास का भेद नहीं है, तो बहुव्रीहि इसके अंतर्गत आता है। ठीक है, तो ये आंसर हो जाएगा आपका सही। उसके अलावा आपका तत्पुरुष ऑप्शन दिया है, तो तत्पुरुष भी आंसर हो जाएगा आपका, और द्विगु भी दिया है तो द्विगु भी आंसर हो जाएगा। एकमात्र ऑप्शन बचता है उपसर्ग। और यहाँ क्या पूछा है हमसे, प्रश्न ध्यान से पढ़ना है, नहीं है कौन सा समास का भेद नहीं है, तो उपसर्ग सही आंसर आ जाएगा। ये तीनों गलत हो जाएंगे क्योंकि ये तो होते हैं, उपसर्ग इसका सही आंसर हो जाएगा। अब उपसर्ग क्या होता है? तो वे शब्दांश जो किसी शब्द के प्रारंभ में जुड़कर, यानी पूर्व में जुड़कर एक नए शब्द का निर्माण करते हैं, उपसर्ग कहलाते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं हम। अगला प्रश्न है, पीतांबर में कौन सा समास होगा? द्विगु, द्वंद्व, अव्ययी भाव या बहुव्रीहि? इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा, ये हमको हमें बताना है। ठीक है, तो पीतांबर, इसमें द्विगु नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि प्रथम पद संख्यावाची नहीं है, ना ही द्वंद्व होगा और ना ही आपका अव्ययी भाव होगा, क्योंकि यहाँ अव्यय भी नहीं है, अर्थात ना तो उपसर्ग है ना ही पुनरावृत्ति वाला शब्द है। एकमात्र ऑप्शन बच जाएगा चौथा, वही इसका सही आंसर होगा। और इसको देखते से आंसर किस प्रकार दे पाएंगे हम कि पीतांबर यानी पीला है अंबर जिसका, अर्थात भगवान विष्णु। ठीक है, तो इसमें ना तो प्रथम पद प्रधान है ना द्वितीय पद प्रधान है, इसमें अन्य या कोई तीसरा ही पद प्रधान है, अर्थात भगवान विष्णु। ठीक है, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा बहुव्रीहि समास, पीला है अंबर जिसका या पीत है अंबर जिसका, अर्थात भगवान विष्णु। अगला प्रश्न, दोपहर, गाय, बैल, दानवीर में क्रमशः कौन सा समास है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपका। तत्पुरुष द्विगु द्वंद्व पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन द्विगु द्वंद्व तत्पुरुष, तीसरा द्वंद्व तत्पुरुष द्विगु, और चौथा है कर्मधारय द्विगु और द्वंद्व। तो दोपहर, ठीक है, गाय, बैल और दानवीर में आपको क्रमशः कौन सा समास है ये बताना है। दोपहर, गाय, बैल और दानवीर में क्रमशः कौन सा समास है ये आपको बताना है। ठीक है, तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, ये आपको बताना है। यदि हम बात करें इसके समास विग्रह की, तो दोपहर का समास विग्रह क्या होगा? दो पहरों का समय। ठीक है, दो पहरों का समय। तो यहाँ पर दो यानी प्रथम पद संख्यावाची विशेषण और दूसरा पद विशेष हो गया। गाय, बैल तो गाय और बैल, दानवीर तो दान में वीर। ठीक है, तो गाय बैल आपका चल जाएगा द्वंद्व में, दानवीर चल जाएगा तत्पुरुष में, क्योंकि विभक्ति चिन्ह कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से अलग, ठीक है, अधिकरण में पर, तो दान में वीर, तो अधिकरण आज तत्पुरुष हो जाएगा यहाँ पर। तो दोपहर हो जाएगा आपका प्रथम पद संख्यावाची विशेषण यानी द्विगु समास, दूसरा गाय बैल हो जाएगा आपका द्वंद्व समास, और दानवीर हो जाएगा तत्पुरुष समास। तो दूसरे वाले ऑप्शन में ये सारे ऑप्शन आपको मिल जाएंगे, पहला, तीसरा, चौथा गलत हो जाएगा, दूसरा वाला जो ऑप्शन रहेगा वही इस प्रश्न का सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, प्रतिदिन में कौन सा समास है? प्रतिदिन शब्द आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट बन जाता है, बार बार ये प्रश्न में पूछा गया है। प्रतिदिन में कौन सा समास होगा? अव्ययी भाव, द्वंद्व, कर्मधारय या तत्पुरुष। तो प्रतिदिन यानी एक एक दिन, और प्रति यहाँ पर आपका उपसर्ग है, उपसर्ग हमने आपको बताई दिया, अव्ययी भाव समास के अंतर्गत आता है। तो दूसरा, तीसरा और चौथा ये तीनों हो जाएंगे आपके गलत, एकमात्र ऑप्शन बचेगा पहला, वही इसका सही आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं, चरण कमल में कौन सा समास होगा? ठीक है, तो यहाँ पर रूपी और के समान का प्रयोग होगा इसका विग्रह करने में। पहला ऑप्शन है कर्मधारय, द्वंद्व, अव्ययी भाव, द्विगु, तो हमने आपको के समान, रूपी और हे जो
ये बता ही दिया है कि किसके अंतर्गत आते हैं, तो कर्मधारय इसका देखते से ही हमको आंसर देना है। अब चरण कमल का समास विग्रह करेंगे तो हम क्या होगा, पहला वाला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, लेकिन समास विग्रह करना भी हमको जरूरी है। तो इसका समास विग्रह हम करेंगे तो इसमें क्या हो जाएगा, चरण रूपी कमल, क्या हो जाएगा, चरण रूपी कमल। ठीक है, तो यहाँ पर पहले वाले ऑप्शन के साथ हम जाएंगे, वही इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, छल कपट में कौन सा समास है, द्विगु, तत्पुरुष, कर्मधारा या द्वंद्व। तो छल कपट, तो छल और कपट, तो यहाँ पर आपका कौन सा समास होगा, इसमें ना तो द्विगु होगा, ना तत्पुरुष होगा, ना कर्मधारय होगा, ये हो जाएगा आपका द्वंद्व। क्यों होगा, क्योंकि द्वंद्व में आपके योजक चिन्ह का प्रयोग होता है, और छल और कपट, तो और का यहाँ पर विग्रह करने पर जहां पर प्रयोग हो जाए वो आपका द्वंद्व समास के अंतर्गत आता है। इसके 3 भेद होते हैं, कौन कौन से होते हैं, वैकल्पिक, समाहार और इतरेत्तर। इतरेत्तर में और का प्रयोग करते हैं हम समास विग्रह में, तो छल और कपट, तो यहाँ पर इतरेत्तर द्वंद्व होगा। लेकिन प्रश्न हमसे इस प्रकार पूछा है कि सिर्फ समास का नाम बताना है, तो द्वंद्व समास इसका सही आंसर हो जाएगा। चौथे वाले ऑप्शन के साथ हम जाएंगे। अगला प्रश्न है, जिस समास का पहला पद यानी प्रथम पद प्रधान हो उसे कौन सा समास कहते हैं। तो अभी हमने आपको इतनी देर से बता रहे हैं पूरी क्लास में कि जिस समास का पहला पद प्रधान हो उसे कौन सा समास कहते हैं। तो ना तो द्वंद्व आएगा, न तत्पुरुष आएगा, न कर्मधारा आएगा, इसका सही आंसर आ जाएगा अव्ययी भाव समास। चौथे वाले ऑप्शन के साथ हम जाएंगे, वही इसका सही आंसर होगा कि जिस समास का प्रथम पद प्रधान हो उसे क्या कहते हैं, अव्ययी भाव समास कहते हैं। इसको पहचानने का तरीका हमने बताया, या तो उपसर्ग आए, या पुनरावृत्ति वाले शब्द आए, या एक जैसे शब्द आए, वहां पर आपका अव्ययी भाव समास होगा, चाहे वहां पर योजक चिन्ह लगा हो। ठीक है, लेकिन पुनरावृत्ति हो और योजक चिन्ह लगा हो तो अव्ययी भाव समास के अंतर्गत लेंगे। अगला और आज का आखिरी प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है और हमने आपको इसी क्लास में इसका आंसर बता दिया है। इसका आंसर आपको बताना है कि किस समास का पहला पद हमेशा संख्यावाचक विशेषण होता है, तत्पुरुष, द्वंद्व, द्विगु, कर्मधारय। तो इसका आंसर सभी लोग दे पाएंगे क्योंकि इस पूरी क्लास में इसकी चर्चा हमने की है। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा ऑप्शन, 4 ऑप्शन में से कौन सा आंसर होगा ये आपको बताना है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा ये आपको बताना है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा कि ऐसा समास जिसका प्रथम पद संख्यावाची विशेषण या संख्यावाचक विशेषण होता है और दूसरा पद विशेष्य होता है, वो आपका कौन सा समास होता है, द्विगु समास होता है। तीसरे वाले ऑप्शन के साथ हम जाएंगे, वही इस प्रश्न का सही आंसर होगा। तो आज के आपके 20 इंपोर्टेंट प्रश्न थे। अगली क्लास समास की आपकी कल होगी। ठीक है, उसमें अगले 20 इंपोर्टेंट प्रश्न आपके लिए लेकर आएंगे। तब तक बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल एडी एजुकेशन। धन्यवाद।